हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज 12th क्लास के लिए हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने ह्यूमन को होने वाली जो डिजीज़ेस हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं और उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और उनसे हम लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं, इस सब के बारे में फुल डिटेल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, तो इसमें हम वर्ड पढ़ रहे हैं हेल्थ के बारे में और डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ का मतलब समझ में आना चाहिए कि हेल्थ का मतलब एक्चुअल में होता क्या है और डिजीज़ जो होती है वो एक्चुअल में टर्म क्या इम्प्लाई करती है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ से हमारा क्या मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एकदम प्रॉपर हेल्दी है। ठीक है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि वो इंसान जो है वो प्रॉपर दिखने में आपको एकदम सही, अच्छा, तंदुरुस्त नज़र आ रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ हेल्दी। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसकी जो फिजिकल फिटनेस है या फिजिकल हेल्थ है वो तो एकदम प्रॉपर ठीक हो, लेकिन वो मेंटली जो है हो सकता है बीमार हो सकता है ना। हमें उसके अंदर का नहीं पता कि वो पर्सन किस परेशानी से जूझ रहा है। तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस से, फिजिकल हेल्थ से ही हमारा मतलब नहीं होता। एक गुड हेल्थ का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है वो सोशली, फिजिकली, मेंटली और आजकल हम एक और भी टर्म साथ में ऐड कर रहे हैं, ध्यान में रखना, इमोशनली। अगर कोई पर्सन सोशली वेलबींग है, ठीक है, मतलब उसका समाज के साथ में जो बोलचाल है, उसका आचरण है, समाज के अंदर उसका जो बिहेवियर है दैट इज गुड, मीन्स वो सोशली हेल्दी है। फिजिकली अगर उसकी शरीर जो है, उसका बॉडी जो है वो एकदम फिट है तो वो फिजिकली भी गुड हेल्थ का होगा। मेंटली भी अगर स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई दिमागी तौर पे परेशानी नहीं है, मेंटल इलनेस नहीं है, तो वो पर्सन एक गुड हेल्थ का होगा। एंड साथ में हम लोग कह रहे हैं इमोशनली वेलबींग। ठीक है, इमोशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ पर्सन जो होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके भी उनसे कुछ गलत काम करवा लेते हैं, या इमोशनली अपने आप को क्या करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भावनाओं को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो पर्सन भी जो है वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों कैटेगरीज में अगर कोई पर्सन जो है वेलबींग होगा दैट मीन्स ही और शी हैज़ अ गुड हेल्थ। ठीक है, ये WHO की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर कोई पर्सन सोशली, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली वेलबींग है तो वही पर्सन को हम लोग एक हेल्दी पर्सन कंसिडर कर सकते हैं और उसकी गुड हेल्थ कही जा सकती है। अब डिजीज़ कब होगी हमें? डिजीज़ का मतलब है कि इन चारों में से किसी भी एस्पेक्ट के अंदर अगर हमारी वेलबींग नहीं है तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई क्या है, डिजीज़ है। ठीक है, चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटली, इमोशनली, हम लोग जो है क्या होंगे, बीमार होंगे। क्लियर है ये बात? चलो, डिजीज़ जो है हमारी बॉडी को वो किसी भी तरीके से लग सकती है, उसके इन्फेक्शन के या उसके लगने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां जो हैं वो हमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह से लग जाती हैं, कुछ जो है बिना इन्फेक्शन के हमारी बॉडी में खुद से ही वो क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो क्या क्या कैटेगरीज हैं, या जो है ये डिजीज़ जिस भी चीज़ से फैलती है तो वो डिजीज़ फैलाने वाले, ठीक है, जो भी कारक होते हैं या जो भी वो हमारे मटेरियल है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है, या फिर हम लोग उनको बोलते हैं डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स। ठीक है जी, क्या बोलते हैं उनको, डिजीज कॉजिव या डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स बोलते हैं। जो बीमारी फैलाते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, नॉन लिविंग में जैसे हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, कोई एक्सरे, इस तरीके से अलग अलग कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो डिजीज़ जो फैलती है उसका कारण है कि या तो हमें बॉडी में इन्फेक्शन हो सकती है,
अब इन्फेक्शन हमारी बॉडी को क्या हो सकती है, किसी वायरस की, किसी बैक्टीरिया की, किसी फंजाई की, किसी प्रोटोजोआ की, किसी हेलमिंथिस की, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करती हैं। क्लियर है। उसके बाद में हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, चाहे तो वो डेफिशिएंसी हमारे विटामिन की है, प्रोटीन की है, कार्बोहाइड्रेट की है, फैट की है, तो अलग अलग हमारा जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो उनकी भी अगर हमें कमी होती है तो उससे भी हमारे डिजीज़ हो जाती है। जैसे विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी है, विटामिन सी से हमें स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, रिकेटिस हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग हम डिजीज़ की बात करते हैं। इसके अलावा हमें कोई बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बायोकेमिकल डिसऑर्डर का मतलब है कि कोई भी अगर हमारी बॉडी में किसी एंजाइम की, किसी हार्मोन की एटसेट्रा उनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो भी हमें डिजीज़ लग जाती है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सोजीनस केमिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। एक्सोजीनस मतलब जो बाहर से, एक्सो मतलब आउटसाइड, तो बाहर से मान लो हमारी बॉडी में कुछ एलर्जेंस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। कई बार हम पेस्टिसाइड्स की स्प्रे की बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्सोजीनस केमिकल है जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उनसे भी हमें डिजीज़ हो जाती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपका कैसा लाइफस्टाइल है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आप लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करते हो कभी, तो आपके बॉडी को बीमारियां लगेंगी, ठीक है। या आपका खाने का स्टाइल कैसा है, किस तरीके का भोजन, किस तरीके का फूड आप एक्वायर करते हो, ठीक है, कैसा आपका पीना है, तो ये सब आपके लाइफस्टाइल में जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो लाइफस्टाइल भी अगर आपका अच्छा नहीं है तो उसके कारण भी आपको डिजीज़ हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ मैकेनिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब है मान लो हमारी बॉडी में फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, ठीक है। ये आजकल आपने देखा होगा, हड्डियां टूटने का मेन कारण तो है, आधे तो रील बनाने वाले हैं ये, ठीक है, देखते नहीं है, कहीं भी रील बनाने के लिए चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कभी दीवार पे चढ़ के, कभी किस पेड़ पे चढ़ के रीलें बनाने लग जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती है उनकी, ठीक है। तो आधा तो ये रील बनाने वालों ने काम खराब कर रखा है। फ्रैक्चर हो जाता है, कोई आपको स्ट्रेन हो गई, ठीक है, आपके पीछे गली का कुत्ता भाग जाए, तो गली का कुत्ता भागा, आप एकदम तेज़ भागोगे कि चढ़ते चढ़ते आपके सांस फूल जाएगी, कई बार आपकी नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है, ठीक है। इस तरीके की भी आपको जो है बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा डीजनरेटिव डिसऑर्डर हैं जो एज के बढ़ते के साथ में भाई हमें बीमारियां होनी होती हैं। बुढ़ापे में जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो आपको बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आर्थराइटिस है, ठीक है, जोड़ों का जो दर्द होता है, गठिया है, तो ये सब शिकायतें आपको जो है बढ़ती एज के साथ में होती हैं, तो वो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण भी हमें डिजीज़ लग सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हमारे चाहे तो जन्मजात भी हो सकते हैं, ठीक है, बाय बर्थ भी हो सकते हैं, या फिर बाद में भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हमारी बॉडी में हो सकता है। जैसे कि जेनेटिक कई बार हमारे हेरिडिटरी भी होते हैं जो खानदान में चलते रहते हैं, है ना। जैसे डायबिटीज़ है, ये भी जो है खानदानी बीमारी है, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया हम पढ़ते हैं, तो ये भी क्या है, एक जेनेटिक या हम लोग कहते हैं कि खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। और कुछ हमारे मेंटल डिसऑर्डर सकते हैं, भी आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपका कैसा सोचना है, आप किस स्टेज के थ्रू जो है वो पास आउट हो रहे हो, तो उस तरीके में कई बार हमारे मेंटल डिसऑर्डर भी हमारी बॉडी को हो जाते हैं। क्लियर है। चलो, ये तो हुआ कि डिजीज़ हमारी बॉडी में कैसे कैसे आ सकती है, कैसे फैल सकती है, किन कारणों से हम बीमार पड़ सकते हैं। अब उसके बाद में हम लोग अगर डिजीज़ की कैटेगराइजेशन करें तो डिजीज़ की कैटेगराइजेशन में देखो बीमारियां मेन दो तरीके की होती हैं। एक तो हमारी हैं कंजेनिटल और दूसरी होती हैं हमारी एक्वायर्ड, ठीक है। अब कंजेनिटल जो हो गया, कंजेनिटल का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ हो जाएं, जन्मजात बीमारियां हो जाएं, उनको तो हम बोलते हैं कंजेनिटल डिजीजेस। और एक्वायर्ड हो जाती हैं जो हम लोग जन्म के बाद एक्वायर करते हैं, और ये आगे दो टाइप की हैं फर्दर, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस आपको पता है जो इन्फेक्शन से फैलती हैं,
तो इन्फेक्शस डिजीजेस को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, मतलब जो क्या होती हैं, फैलने वाली बीमारी होती हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को वो बीमारी हो जाती है, और ये रील बनाने वाली, ये टिकटॉक बनाने वाली बीमारियां इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। ये भी एक पूरी जनरेशन को ही मतलब ये फैल चुकी हैं डिजीजेज, ये बीमारियां। दूसरी नॉन इन्फेक्शस हैं, इनको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं जाती हैं। ठीक है, वो कहलाती हैं नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस हमारी आगे दो टाइप की हैं, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस हमारी ऐसी बीमारी होती हैं जो डायरेक्ट किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। ठीक है, तो कंटेजियस क्या हो जाएंगी, स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पैथोजन, जो किसी पैथोजन के बिल्कुल डायरेक्ट संपर्क में, सीधा संपर्क में आने से फैलती हैं, वो बीमारियां हमारी कॉन्टेजियस होती हैं। और नॉन कॉन्टेजियस हमारी वो होती हैं जो किसी वेक्टर के थ्रू फैलती हैं, मतलब कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है उसके फैलने के लिए। जैसे हमें मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया होता तो प्लाज्मोडियम से है, बट वो फैलाता कौन है, मच्छर फैलाते हैं, मॉस्किटो फैलाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्या करती हैं, इन्हीं जैसे वेक्टर्स के थ्रू फैलती हैं, तो वो नॉन कॉन्टेजियस है। ठीक है, उसके बाद में नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में किसी डेफिशिएंसी से हो सकती हैं, चाहे वो फूड की डेफिशिएंसी है, चाहे वो एंजाइम की डेफिशिएंसी है, चाहे वो हमारी नीयत की डेफिशिएंसी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली। ठीक है, डीजनरेटिव हमारी वही हमने कहा था, बढ़ती एज के साथ में जैसे जैसे हमारा बुढ़ापा आता रहता है तो कुछ बीमारियां हमें ऑटोमेटिकली लगने ही लग जाती हैं, हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमें सुनना बंद हो जाता है, तो ये सारी बीमारियां हमारी डीजनरेटिव हैं। ठीक है, मेंटल आपकी कैसी जो है सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ से पे डिपेंड करती है। कोई एलर्जी हो सकती है, अब एलर्जी जो है वो जन्मजात से तो एलर्जी नहीं पैदा करके आएगा कोई, तो एलर्जी हमें बाद में लगती है। किसी पोलन ग्रेन की एलर्जी हो सकती है, डस्ट की एलर्जी हो सकती है, गैसेस की एलर्जी हो सकती है। ठीक है, और कई लोगों को जो है वो सच बोलने की भी एलर्जी होती है, वो फटाफट से सारा दिन झूठ ही बोलते रहते हैं। ठीक है, हमारे देश के नेता लगभग ऐसे ही हैं। कैंसर जो है बीमारी, कैंसर भी आपको पता है जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते रहते हैं, तब हो जाती हैं। कुछ एडिक्टिव डिजीज भी हो सकती हैं, रील एडिक्ट, भाई आज तो हमारा फुल मूड में है, रील एडिक्ट वाले हैं, कोई नशा करने वाले एडिक्ट वाले हैं। ठीक है, और ये स्नैपचैट वाले तो हुक्का पीने वाले, वो वीडियो बनाते रहते हैं वायरल होने के लिए, पता नहीं क्या शान पत्ती बनती है उनकी, तो वो कुछ एडिक्टिव डिजीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया कि डिजीज़ कितने प्रकार की हमारी हो सकती हैं, क्या क्या टाइप है उनकी। आगे हम लोग हमारी पहली डिजीज़ करेंगे, और जो पहली डिजीज़ हमारी है वो कौन सी है, वो है हमारी टाइफाइड। तो चलिए आगे देखते हैं टाइफाइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं टाइफाइड के बारे में। ठीक है, टाइफाइड जो बीमारी होती है इसको आप नॉर्मली जो है बहुत हाई फीवर के नाम से भी जानते हो, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग एक और नेम से जानते हैं और इसको बोला जाता है एंटेरिक फीवर। ठीक है, तो टाइफाइड जो है वो हमारी बॉडी में कौन फैलाता है, इसका कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन जो है वो कौन है। तो इसका पैथोजन जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई। साइंटिफिक नेम है, तो इसको आपने साइंटिफिक नेम की जो नॉमेनक्लेचर है उस हिसाब से लिख देना है। ठीक है, जीनस का नाम कैपिटल से, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से, दोनों को सेपरेटली ही अंडरलाइन। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो टाइफाइड को फैलाता है। क्लियर। अब इसका जो कंटेमिनेशन है, ठीक है, या इसका जो स्प्रेड है वो कैसे होता है, फैलता कैसे है, तो ये फूड, मिल्क और वाटर, अगर कंटेमिनेटेड फूड, मिल्क और वाटर के कांटेक्ट में हम आते हैं
तो उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारी बॉडी में ये साल्मोनेला टाइफाई एंटर करने के बाद में कितने टाइम तक हमें जो है इसके सिम्टम नज़र आने लगेंगे, तो वो उसका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ तो गया है, लेकिन आते ही थोड़ी असर दिखाएगा, थोड़ा फैलेगा, हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा। तो जब हमारे फर्स्ट सिम्टम स्टार्ट होते हैं तो उसके एंटर होने से लेकर हमारे सिम्टम फर्स्ट स्टार्ट होने तक का टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। और वो टाइफाइड के लिए होता है लगभग 1 से 3 हफ्ते, 1 to 3 वीक्स तक जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड चलता है। क्लियर है? अब इंक्यूबेशन पीरियड जब हमारे स्टार्ट हो जाता है, सिम्टम हमें क्या क्या नज़र आने स्टार्ट होते हैं, तो इसमें हमारी बॉडी में जो है हमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, कब्ज हो जाती है। ठीक है, हमारा स्टमक भी पेन करने लग जाता है। ठीक है, हमें कई बार नोज़िया भी आ जाती है। ठीक है, और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पेन करने लग जाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी को वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये सारे इसके सिम्टम हैं। कई बार क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल के अपर साइड के ऊपर, ठीक है, हमारा जो पेट है, एब्डोमेन है, उसके जस्ट थोड़ा सा लगभग इस एरिया तक जो है हमारे क्या होते हैं, रैशेस भी अपीयर हो जाते हैं। समटाइम्स रेडिश रैशेस अपीयर ऑन अपर एब्डोमिनल पार्ट। और जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये हमारे किस ऑर्गन को ज़्यादा टारगेट करता है, तो ये हमारे एब्डोमिनल एरिया को ज़्यादा टारगेट करता है, और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है और हमारा लीवर है, ठीक है, उन दोनों ऑर्गन्स को ये ज़्यादा टारगेट करता है। और इन दोनों के अंदर वो क्या करता है, इन दोनों के अंदर वो अल्सर्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, लेशंस, अल्सर, जख्म जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो बन जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारी काफ़ी जो है वो सीवियर हो जाती है, सीरियस हो जाती है। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को बचने के लिए हमारी बॉडी की ट्रीटमेंट जो है हमें क्या देनी पड़ती है। तो ट्रीटमेंट हमारी बॉडी को ये है कि जैसे ही हमको जो है फीवर आता है, ठीक है, तो फीवर आने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, या तो क्यूनोलिन हमारी बॉडी को देना पड़ता है। ठीक है, या फिर हमारी बॉडी को ऐसी जो दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके अंदर एम्पिलिसिन होता है, ठीक है, और क्लोरेम्फेनिकोल केमिकल्स हमारे उस टैबलेट्स के अंदर होते हैं, जिनको देकर हम लोग हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कि पक्का हमारी बॉडी में टाइफाइड है, उसका जो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो डॉक्टर करवाता है लेबोरेटरी के अंदर, आपका जो टेस्ट होता है, तो वो कन्फर्मेशनल जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका विडाल टेस्ट। ठीक है, तो इस विडाल टेस्ट में हमारे जो है वो पैथोजेंस की जांच की जाती है, जिससे हमें कंफर्म होता है कि हमारी बॉडी को टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइफाइड। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इस चैप्टर की आगे आने वाले डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट। सभी को एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से करनी है बोर्ड की, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।